नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड न्यूज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएलएड प्रथम वर्ष सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सेकंड वीडियो है वो आ चुका है आप सभी के सामने। जी हाँ दोस्तों, इसका फर्स्ट वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी थी, इसीलिए मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है पार्ट 2, जिससे आप सभी लोग समझ जाए कि ये पार्ट 2 है और पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो शायद ही आपको आज की कुछ चीजें समझ में आए। अगर आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिर आइएगा तो सेकंड वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग चर्चा करेंगे विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है, विकास के सिद्धांत में क्या अंतर होता है, विकास का जो सिद्धांत है वो क्या है, विकास के वातावरण और पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये सब जानेंगे। ये टॉपिक जो है मैंने पहले ही लिख दिए हैं, तो ये जान लेते हैं सबसे पहले विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विकास और वृद्धि पर अंतर है। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि विकास होता क्या है, और इससे पहले एक वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आप सभी को फुल डिस्क्रिप्शन दिया था कि विकास क्या होता है। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया था और आप सभी ने रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा कि विकास क्या होता है। तो एक बार आइए चलते एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से एक लाइन पर सरल शब्दों पर आप सभी को बता दूं कि विकास होता क्या है। तो दोस्तों, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। जब तक मनुष्य मरता नहीं तब तक ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अब जान लेते हैं कि जो वृद्धि है उसमें विकास का अंतर क्या है। तो दोस्तों, वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है। विकास प्राणी में पहले ही होता है। तो दोस्तों, विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य के जन्म लेने से स्टार्ट होती है और उसके मरने तक चलती रहती है। और दूसरा है वृद्धि मूर्त होती है, अर्थात इसे हम देख नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको दो शब्द जो है साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा मिलेंगे, एक मूर्त और एक अमूर्त। आप लोग ध्यान दे लीजिए, आज इसे समझ लीजिएगा कि मूर्त होता क्या है, नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को भूलेगा नहीं। मूर्त वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, वो वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, और अमूर्त वो होता है जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे अंदर के विचार होते हैं, इन्हें हम लोग देख नहीं सकते, ये हमारे अंदर ही चलते हैं। लेकिन मूर्त वो चीजें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और विकास वो होता है जिन्हें हम नहीं देख सकते। तो आप सभी समझ सकते हैं कि वृद्धि का मतलब ये हुआ जैसे कि बंदे की जो है, जो बालक की है जो हाइट बढ़ रही है, आप सभी देख सकते हैं कि हाँ उसकी हाइट बढ़ रही है। लेकिन जो विकास है उसका मानसिक विकास हो रहा है, उसका संवेगात्मक विकास हो रहा है, उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, ये आप लोग नहीं देख सकते। तो यही बात कही गई कि विकास अमूर्त होता है, इसे आप नहीं देख सकते। लेकिन जो वृद्धि होती है, शरीर का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, इसमें जो वृद्धि होती है इसे आप लोग देख सकते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है वृद्धि गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक चलती है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को मैं वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होगी, और साइकोलॉजी के लिए उसे पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी। यदि आपने उसे समझ लिया कि वो होता क्या है तो मान लीजिए कि 20% साइकोलॉजी आप सभी के समझ में आ चुकी है। मैं आप सभी को वीडियो के अंत में उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगी और अच्छी तरह से समझाऊंगी। पहले हम इन्हें देख लेते हैं, इनका अंतर क्या है। तो वृद्धि गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक होती है। तो दोस्तों, गर्भाधान का मतलब आप सभी समझ पा रहे होंगे, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है। और जो ये परिपक्व अवस्था लिखी हुई है, जो परिपक्व मतलब ये जब बंदा पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है। मैं हिंदी में इसका, ये हिंदी पर लिखा हुआ है, यदि मैं इंग्लिश में बताऊं तो इसका अर्थ होता है मेच्योरिटी। अब आप सभी समझ पा रहे होंगे कि लिखा क्या है। जब बंदा मेच्योर हो जाता है तब तक होती है, यानी वृद्धि माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है। और जब बंदा किशोरा अवस्था पे आ जाता है, जब बालक जो किशोरा अवस्था पर आ जाता है, उसमें मेच्योरिटी आ जाती है, तब तक वृद्धि होती है। लेकिन जो विकास है वो किसी भी जीवित प्राणी में गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जीवन पर्यंत मतलब ये है जब तक उसका जीवन चलता है तब तक जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। चौथे नंबर पर लिखा हुआ वृद्धि मापनीय होती है क्योंकि इसमें परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं। तो दोस्तों, वृद्धि जो होती है उसे मापा जा सकता है, लेकिन जो विकास होता है उसे मापा नहीं जा सकता क्योंकि ये गुणात्मक होता है और ये परिमाणात्मक होता है। जो हमारी वृद्धि होती है वो परिमाणात्मक होती है, जो विकास होता है वो गुणात्मक होता है। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है कि वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापा नहीं जा सकता।
अब देखिए नीचे आप लोगों को समझने के लिए एक चीज़ भी दी गई है, जैसे कि वज़न का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, ये आप सभी लोग तौल के देख सकते हैं कि आपका वज़न कितना है। आप लोग अपनी हाइट, लंबाई को नाप कर देख सकते हैं कि आप कितने लंबे हैं, लेकिन आप विकास को नहीं देख सकते कि उसके बुद्धि बुद्धि का विकास कितना हो गया। क्या आप लोग बुद्धि माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। आप उसका कितना ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस हो गया किस चीज़ का, क्या आप इसे माप सकते हैं? नहीं ना। तो विकास के अंतर्गत यही चीज़ें आती हैं, जो वृद्धि के अंतर्गत आती है वो वज़न, लंबाई, ऐसी चीज़ें आती हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं, जिन्हें आप माप सकते हैं। और पढ़ लेते हैं अंतर। दोस्तों समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों 5वां नंबर है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं। तो दोस्तों वृद्धि के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वो शारीरिक होता है, लेकिन जो विकास के अंतर्गत होता है वो शारीरिक, मानसिक, मानसिक का मतलब होता है दिमाग से, सामाजिक का मतलब होता है समाज से, संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशंस। दोस्तों इंग्लिश में कहा जाए तो इमोशंस। अब आप सभी समझ पा रहे होंगे, जो हमारे क्रोध, भय, प्यार ये सब होता है, ये इमोशंस होते हैं। और 6वां नंबर लिखा हुआ है, वृद्धि विकास का ही एक घटक है, जो शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न अवस्था के दौरान एक निश्चित गति से होती है। तो दोस्तों जैसा कि पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में वृद्धि के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी थी, कुछ भी नहीं बचा था, और आपको वृद्धि समझ में नहीं आ रही होगी तो आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो पार्ट फर्स्ट का बना हुआ है। और इस दूसरा लिखा हुआ है कि विकास की प्रक्रिया एक निश्चित अवधि व सीमा तक चलती है, वह एक निश्चित अवधि के बाद इसका सहचर टूट जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको इसका अंतर समझ में आया होगा। हाँ, कुछ वो स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहला वीडियो जरूर देख लेंगे, उसमें मैंने वृद्धि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। अब जान लेते हैं विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों विकास के जो टोटल सिद्धांत होते हैं वो 10 होते हैं। पहले जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका डिस्कशन भी दूंगी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत होता क्या है। तो हमारा पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिगत भेदों का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, और हमारे चौथे सिद्धांत का नाम है परिपक्वता का सिद्धांत, पांचवा है समान से विशिष्ट की ओर, छठवां है वृद्धि और विकास की असमान गति, और सातवां है वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, और हमारा आठवां है परस्पर संबंध का सिद्धांत, नौवां है विकास के क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, और 10वां है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब जान लेते हैं इनका डिस्क्रिप्शन से कि ये होता क्या है। तो दोस्तों आप सभी को मैं उदाहरण देकर बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। अब इसका अर्थ क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विकास में जो है अंश की ओर विकास होता है। मानव विज्ञान के अनुसार मैंने आप सभी को बताया था कि साइकोलॉजी आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आप सबको डिस्कशन दे दिया था, मनोविज्ञान भी पढ़ा दिया था, जरूर देख लीजिएगा। तो मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का विकास पूर्ण से अंश और फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि पूर्ण से अंश और अंश की से पूर्ण क्या होता है, तो नीचे आप सभी देख सकते हैं मोटे अक्षरों पर उदाहरण लिखा है, यहाँ से आप सभी समझ पाएंगे कि कह क्या रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है जब बालक 4 से 5 माह का शिशु अपने पास किसी वस्तु को पड़ा देखता है तो वह उसके ऊपर पूरा हाथ पंजा रखता है, उसके बाद धीरे धीरे वह उसे अंगुलियों से उठाता है। अब वह थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके देखने, समझने और हाथ से उठाने की क्रिया एक साथ होती है। तो दोस्तों यही एकीकरण का सिद्धांत। सबसे पहले इसका जो विकास होता है, पहले पूरा हाथ रखता है पूर्ण, फिर पूर्ण से अंश, फिर वो अंगुलियों से टच करता है। यही कहा गया कि पहले विकास जो होता है वो पूर्ण से अंश की ओर होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा लिखा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों इसको लेकर हरलाक जो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने एक सिद्धांत दिए, इस सिद्धांत की व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है तथा मानव विकास एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है। उदाहरण स्वरूप पहले हम पशुओं के विकास प्रतिमान को लेते, तो सबसे पहले हम उदाहरण जान लेते कि कह क्या रहा है। तो दोस्तों उदाहरण से ही आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरी आप लोगों को अभी कम समझ में आएगी। जब आप लोग और पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये थ्योरी भी समझ में आएगी, ये शब्द भी समझ में आएंगे कि कह क्या रहा है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट किसी भैंस का बच्चा है जो कि 8 से 10 दिन का है, तो पहले वो खड़ा हो पाता है। और अब मनुष्य के विकास प्रतिमान को लेते हैं। मनुष्य जाति का बच्चा चाहे जिस स्थान पर हो, चाहे जिस जलवायु पर हो, चाहे जिस सामाजिक पर्यावरण में पैदा हो, वो लगभग 4 माह की अवस्था में पेट के बल खिसकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब 4 माह का शिशु होता है तो वो चल नहीं पाता,
वो सिर्फ और सिर्फ खिसकता रहता है। जब वो 6 माह की होता है तो घुटनों के बल चलने लगता है, और जब लगभग वो 8 माह की अवस्था का होता है तभी वो पैरों के बल खड़ा होता है, और लगभग 10 से 12 माह की अवस्था में अपने पैरों के बल खड़ा होता है। तो यही कहा गया समान प्रतिमान अवस्था, कि समान से लेकर प्रतिमान तक वो जाता है। पहले वो धीरे धीरे खसकता है, फिर वो घुटनों के बल चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो पैरों के बल से चलता है और दौड़ना प्रारंभ कर देता है। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल पढ़ के आप सभी को बताती हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। तो लंबाई, मनोवैज्ञानिक ने ये तथ्य भी उजागर किया है कि जन्म से कोई दो बच्चे अपने में समान नहीं होते। दोस्तों जो कोई भी बच्चा हो वह आपस में समान नहीं होते, क्यों भले ही वो जुड़वा क्यों ना पैदा हुए हो, शायद उनकी शक्ल भी सेम हो, लेकिन उनकी जो सोचने की क्षमता है, जो मानसिक विकास है, वो जरूर डिफरेंट होगा। कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होते। यही कहा गया है कि व्यक्तिगत की जो है विभिन्नता पाई जाती है। इसमें लिखा भी है यहाँ तक कि जुड़वा बच्चा भी, उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नता अवश्य होती है। दूसरी ओर लाख प्रयत्न करने पर भी हम सभी बच्चों को समान पर्यावरण नहीं दे पाते। कुछ माता पिता तो अपने बच्चों को सही पोषण भी दे पाते हैं, और कुछ माता पिता अपने बच्चे को सही अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो नहीं दे पाते हैं। इसी से उनके अंदर जो विभिन्नता है वो आती है। हर एक बालक अपने आप में एक अलग होता है। यही उदाहरण पर लेकर कहा गया है कि लंबाई के जीन्स प्राप्त बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। जिनके माता पिता लंबे होते हैं उन बच्चों की भी लंबाई जो है ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन ऐसे भी केस आते हैं जो उनके माता पिता की लंबाई तो होती लेकिन बच्चे की लंबाई नहीं होती, और परिपक्वता पर जाकर लंबे और हो जाते हैं। इसके विपरीत लंबाई की जीन्स से वंचित बच्चों की जो लंबाई होती है वो धीमी गति से बढ़ती है। तो यही कहा गया व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत के अंतर ये कहा गया कि जो दो बालक होते हैं वो आपस में समान नहीं होते, उनके अंतर्गत कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती, भले ही वो जुड़वा पैदा हुआ हो और उनकी शक्ल भी एक समान हो, लेकिन उनके अंतर्गत जो विभिन्नता है, मानसिक विकास है, जो बौद्धिक विकास है, जो शारीरिक विकास है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर रहता है। अगले सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं, विकास क्रम का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं विकास क्रम का सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों बहुत से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पर इसकी व्याख्या की है, और इधर हम देख सकते हैं कि शेरले और गैसेल ये एक दो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने प्रयोग किया, और प्रयोग के आधार पर इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा और उदाहरण देकर लोगों को समझाने का भी प्रयास किया। तो इन्होंने अपने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा, मानव का विकास एक निश्चित क्रम पर होता है, और उदाहरण दिया कि उसके भाषाई विकास को ही ले लो। जन्म के समय वो केवल रोने की ध्वनि निकालता है। इन्होंने कहा जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम पे होता है। पहले बालक अच्छे से नहीं बोल पाता, धीरे धीरे उसकी जो शब्दावली है उस पर सुधार आता है। यही इन्होंने बताया एग्जाम्पल के माध्यम से। इन्होंने कहा कि जन्म के समय वो केवल रोने की ध्वनि निकलता है, इसके बाद वो अपने संपर्क में आने वाली की ध्वनि सुनता है और सुने जाने वाली ध्वनियों का अनुकरण कर बोलने का प्रयत्न करता है। जब वह भाषा का बोलना सीख जाता है तो उसे क्रमशः भाषा का पढ़ना और लिखना भी सिखाया जाता है। आप यदि ये चाहें कि उसे सुनने से पहले बोलना सिखा दे तो ये संभव नहीं है। ये सिद्धांत विकास पर निश्चित दिशा में सिद्धांत का कार्य करता है। तो इन्होंने ये कहा कि बालक सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। इन्होंने कहा जो विकास का क्रम है वो एक निश्चित क्रम पर चलता है। पहले वो रोने की ध्वनि निकालता है, फिर वो कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे वो वाक्यों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। हमारा पांचवा सिद्धांत है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। तो दोस्तों विकास जो होता है वो एक निश्चित दिशा से आगे बढ़ता है। जब गर्भ पर बालक माँ के गर्भ पर होता है तो सबसे पहले उसका सिर का विकास होता है, सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। यही से बताया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनुष्य की किसी भी प्रकार का विकास शारीरिक, मानसिक अथवा किसी अन्य प्रकार का एक निश्चित दिशा में होता है। उदाहरण स्वरूप मनुष्य का शारीरिक विकास सदैव सिर से पैर की ओर होता है। इन्होंने एक दिशा बताई, ये बोला कि एक निश्चित दिशा में जो है विकास प्रारंभ होता है सिर से पैर की ओर। और हमारा छठवां सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें कहा गया मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक के विकास के साथ अन्य सब का विकास होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों को जैसे जैसे वृद्धि होती है उनका आकार एवं भार
बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके शरीर के अंगों की जो कार्य क्षमता का विकास होता है, और जैसे जैसे उनके शरीर के अंगों विशेषकर ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ती जाती है। हमारा छठवां सिद्धांत है समान से विशिष्ट की ओर। तो दोस्तों इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ये सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट में भी अक्सर इससे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों विकास की समान विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत का मतलब है विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रक्रियाएं विशिष्ट से बनने से पूर्व समान होती है। तो कोई भी व्यक्ति विशिष्ट बनने से पहले वो समान होता है, समान से लेकर विशिष्ट की ओर होता है, यही कहा गया है। और उदाहरण दिया गया है कि हर वस्तु को मुंह में रखता है। जब बालक छोटा होता है तो कोई भी वस्तु उसे दे दो तो सबसे पहले वो अपने मुंह तक ले जाता है, उसके बाद वो अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थों को ही ले जाता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो जो खाने वाली चीज़ें होती है उसे ही मुंह तक ले जाता है, बाकी चीज़ें नहीं ले जाता। तो यही कहा गया है कि इसका जो विकास होता है वो समान से विशिष्ट की ओर होता है। 8वां नंबर है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले भी फर्स्ट वीडियो में इसे आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि 3 वर्ष की आयु में जो विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। जब बालक 3 से 6 वर्ष की आयु में आ जाता है तो उसका विकास की जो गति वो थोड़ा धीमी हो जाती है, और जब वो 6 से 9 वर्ष की आयु में पुनः आता है तो फिर से उसका विकास अधिक तीव्र गति से होने लगता है, और जब वो 9 से 12 वर्ष की आयु में आता है तो फिर उसकी जो विकास की गति है वो धीमी हो जाती है। तो यही कहा गया है कि जो विकास होता है उसकी जो गति होती है वो परिवर्तित होती जाती है, कभी वो तीव्र गति से होता है तो कभी नीची धीमी गति से मंद गति से प्रारंभ होता है। तो 9वां है और हमारा अगला सिद्धांत है 9वां वंशानुक्रम व पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो मानव विकास के लिए 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी लोग जानते होंगे, एक वंशानुक्रम और दूसरा है पर्यावरण। तो दोस्तों ये विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं, 2 तत्व हैं। तो आइए जान लेते हैं इसका सिद्धांत क्या है। तो वंशानुगम से तात्पर्य उन गुणों से है जो बच्चा अपने वंश एवं माता पिता के पैतृकों से प्राप्त करता है। तो दोस्तों वंशानुक्रम का मतलब ये होता है वो गुण जो उसने अपने माता पिता से प्राप्त किए हो। और पर्यावरण का मतलब वो होता है कि वो गुण जो उसने पर्यावरण अपने समाज में रहकर लोग अपने आसपास के लोगों को देख कर सीखा हो, वो क्या कहलाते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं इसे। यदि कोई बच्चा लंबाई की उसके पिता पे जो है माता पिता लंबे तो वो भी लंबा रहता है, ये उसका वंशानुक्रम लक्षण हुआ। यदि निम्न बुद्धि लेकर पैदा हुआ तो उसकी बुद्धि को भी उच्च नहीं बनाया जा सकता। अगर उसके माता पिता निम्न बुद्धि के होते तो बालक भी निम्न बुद्धि का होता है, ये एक वंशानुक्रम पर आ गया है। अब बात कर लेते पर्यावरण की। जहाँ तक बच्चों के पर्यावरण की बात की जाए तो ये बदलता रहता है और बदला भी जा सकता है। मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया है कि बच्चे का विकास इन दोनों तत्वों वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है। किसी बच्चे के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में मनोवैज्ञानिक इस तथ्य पर पहुंचे हैं कि बालक का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का योग होता है। तो दोस्तों बालक के विकास में वंशानुक्रम, उसके माता पिता के लक्षण और पर्यावरण जहाँ पास वो रहता है वो उसका जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। और हमारा लास्ट सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों विकास की जो प्रक्रिया वो निरंतर चलती रहती है, कभी धीमे गति से चलती है, कभी मंद गति से चलती है, यही बताया गया है विकास के निरंतर चलने के सिद्धांत पर। अब बात कर लेते हैं बालक का वंशानुक्रम पर प्रभाव कि बालक के जो विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है, किस प्रकार से बालक के विकास में वंशानुक्रम प्रभाव डालता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मूल शक्तियों पर प्रभाव डालता है। आप पूछेंगे मूल शक्तियाँ होती क्या है, तो दोस्तों वो शक्तियाँ जो हमारे आंतरिक अंदर रहती हैं उन शक्तियों को हम मूल शक्ति कहते हैं। थॉर्नडाइक का मत है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। मूल शक्ति मतलब सोचने की क्षमता, बुद्धि, ये सब मूल शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक लक्षणों पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कार्ल पियर्सन जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि यदि माता पिता की लंबाई कम हो या फिर अधिक हो तो उनके बच्चों की भी लंबाई कम या अधिक होती है। तीसरा प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। तो किल्नबर्ग ने कहा है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहते हैं बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। अब बात कर लेते चौथा। आप सभी जानते हैं अमेरिका में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक श्वेत एक निग्रो, एक
गोरे और काले, इसी के बारे में बताया गया है। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव, तो दोस्तों आपके व्यवसाय पर भी आपके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। कई बार देखा गया है जो पिता जैसा कार्य करता है, जिस भी कारोबार को वो करता है वैसा ही उसका बालक करने लगता है, आगे चल के समझाने लगता है। तो यही बताया गया है कि व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। इस पर निष्कर्ष पर अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों ने परिवारों का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप पहुंचे हैं कि उन्होंने बताया है कि इन परिवारों में 2/5 वर्षीय जो लोग हैं वो व्यवसायी वर्ग के हैं और 1/2 जो है उत्पादक वर्ग के और केवल 1/4 कृषि वर्ग के हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़ा होकर जो लड़का होता है, जो लड़की होती है, वो अपने माता पिता का जो बिजनेस है वो संभाल लेती है। ये सारे जो आएंगे वो वंशानुक्रम के अंतर्गत ही आएंगे। अब बात कर लेते हैं सामाजिक स्थिति का प्रभाव। तो वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें बिन सिव का मत है कि गुणवान के और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। वह इस निष्कर्ष पर रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करने के बाद पहुंचे हैं। रिचर्ड स्वयं गुणवान और प्रतिष्ठित मनुष्य थे एवं उनके एलिजाबेथ नामक जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ था वो भी उसी के समान थी। इन दोनों के वंशजों ने विधानसभा के सदस्यों, महाविद्यालयों के अध्यक्षों और आदि के प्रतिष्ठित प्राप्त किए। उनका एक वंशज अमेरिका का उपराष्ट्रपति बना। तो दोस्तों जैसा माहौल मिला वैसे ही वो आगे आगे बढ़ते गए। यही बताया गया कि वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब बात कर लेते हैं बालक का वातावरण का प्रभाव। तो विकास में जो है वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट को लेकर जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड करता है कि बालक जो है कैसी संगत कर रहा है। यदि वह एक अच्छी जगह पर रहता है तो अच्छी संगत करता है, यही बताया गया है। तो आइए जान लेते हैं। मैं कुछ हेडिंग्स बताए दे रही हूँ आप सभी को, बाकी आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शारीरिक अंतर पर प्रभाव, तो बेन जोन्स कहते हैं कि विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उसने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि जो अपनी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। तो दोस्तों वो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिन भौगोलिक वातावरण के कारण जो उनकी लंबाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब कि उनकी जो हाइट है वो एक एवरेज पे रहती है। दूसरा है मानसिक विकास का प्रभाव, जिसमें गार्डन कहते हैं कि उचित समाज और संस्कृति का वातावरण न मिलने पर मानसिक का जो विकास है वो धीमी गति से होता है। उसने ये बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध किया है। वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभाव से दूर था। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, तो क्लर्क जी कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने शोध किया और उसके बाद इन्होंने इसका जो है निष्कर्ष बताया कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जैसे इन्वायरमेंट में रहता है वैसे उसमें जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ होती जाती है। उसने ये बात अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर सिद्ध किया है। उन्होंने समान अनेक विद्वानों का मत है कि निग्रो प्रजाति की बुद्धि का जो स्तर है वो निम्न है, क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान जो है शिक्षा, संस्कृति और वैसा वातावरण नहीं मिल पाता। दूसरा है और लास्ट है हमारा बुद्धि का प्रभाव। तो दोस्तों वातावरण पर बुद्धि का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक है। उसने बताया कि 552 विद्वानों का अध्ययन कर सिद्ध किया गया है कि विद्वान के रॉयल्टी सोसाइटी, पेरिस के विज्ञान अकादमी और बर्लिन की रॉयल अकादमी के सदस्य थे। इन्होंने बताया कि बुद्धि का जो है सब वातावरण पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि आपके समाज पर पढ़े लिखे लोग रहेंगे, अच्छी बातें होगी और आपके जो विकास है वो सकारात्मक दिशा की ओर होगा। यदि आपके समाज में अच्छे लोग नहीं रहेंगे, गंदे लोग रहेंगे, तो आपका जो विकास है वो नकारात्मक की दिशा की ओर बढ़ेगा, यही बताया गया है। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो पर आप सभी को विकास के सिद्धांत, विकास और वृद्धि में अंतर, विकास का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ समझाया। इसके बाद मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग एरिक्सन, पियाजे और कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। और दोस्तों एक और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप सभी को एक बार ज़रूर जान लेना चाहिए, जो मैंने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये जो अवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो आपकी टोटल अवस्थाएं होती हैं वो 10 होती है। गर्भकालीन अवस्था, सहसावस्था, बचपना अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और
पौरावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। अगली वीडियो पर हम इन जो अवस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं आप सभी को इनके नाम बस बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही। यदि आप लोगों को समझ में आया हो और कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी जो समस्या का समाधान है वो अगले वीडियो पर जरूर किया जाएगा। तो आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं अपने कल के वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।